हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम प्लानिंग है वो शुरू करने वाले हैं। और इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फीचर्स क्या होती हैं प्लानिंग की, प्लानिंग खुद क्या होता है, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके तुरंत बाद हम केस स्टडीज़ भी इन टॉपिक्स पर करेंगे। इसलिए आपका वीडियो के लास्ट तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्लास नहीं देखा तो आपको केस स्टडी नहीं आएगा समझ में, और अगर आप केस स्टडी नहीं समझेंगे तो बिजनेस स्टडीज़ आज से पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ ही जो है, बिजनेस स्टडीज़ की जो लाइफ होता है वो होता है केस स्टडी। तो केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको मजबूर है, आप फोर्स्ड हैं देखने के लिए पूरा थ्योरी का क्लास पूरा समझें। उसके बाद केस स्टडी में जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसका आप मुझे लाइव चैट में आके जवाब दे सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको पहले पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके तुरंत बाद मैं आपसे केस स्टडी कराऊंगा। उस केस स्टडी में सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा। उन सिम्टम्स को देखते हुए आप फटाफट से लाइव चैट में आके मुझे जवाब देंगे कि सर यहाँ पर ये सिम्टम हमने देखा है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पर जो लोग भी नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के वीडियोस सबसे पहले मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। गिवन है, कहा गया है प्लानिंग क्या है, तो सबसे पहले बताया गया पहली लाइन में। आप इस व्हाइट बोर्ड का जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करेंगे प्लानिंग की, तो प्लानिंग के लिए कहा जाता है प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। डियर स्टूडेंट्स, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, किसी भी काम को करने से पहले सोचना ही प्लानिंग कहलाता है। बहुत इजी वे में पूरी क्लास को समझेंगे और इसी पर हम केस स्टडी करेंगे। यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नोन एज प्लानिंग, यानी किसी काम को करने से पहले सोचना ही प्लानिंग है। फिर आगे लिखा गया इस डेफिनेशन में, कहा गया इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, डिजायर्ड रिजल्ट जो आपका है, आप लोगों में से आपका रिजल्ट ये है, डिजायर्ड रिजल्ट कि आप 90% प्लस मार्क्स लाए। आप में से बहुतों का ये आपका टारगेट होगा। तो इसके लिए सब आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको डिटर्मिनेशन करेगा कोर्स ऑफ एक्शन का, डिटर्मिनेशन करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन का, यानी कौन कौन से एक्शन आपको लेने हैं। आपको रोज कम से कम 4 घंटा पढ़ना है, ये चीज़ आप देखेंगे। आपको YouTube पर भी पढ़ना है, आपको अपने स्कूल के टीचर्स से भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपको सुबह कितने बजे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो पहले से आप प्री डिसाइड कर रहे हैं और पहले से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आप इतना सारा सिस्टम लेकर के चलेंगे, आप प्लान कर दें और उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो कोई मतलब नहीं बनता। आपने 90% का टारगेट बनाया, लेकिन जब बात आई उसको इम्प्लीमेंट करने की तो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते। तो डियर स्टूडेंट, ये बात थी प्लानिंग की, कि प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, और प्लान को डिटर्मिनेशन कर लेना, यानी डिटरमाइन कर लेना कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या रहेगा। अब इसके बाद बात आएगी, हम देखेंगे फीचर्स क्या होती है प्लानिंग की। फीचर की बात करें, सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें तो कहा गया है कि प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है और फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं पहले भी आपको बताता रहा हूं, डिजायर्ड गोल, आपका गोल क्या है? यू हैव अ गोल ऑफ 90% प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये आपका गोल है। तो क्या कहा गया, करे गोल ओरिएंटेड ही तो है प्लानिंग, प्लानिंग कुछ और नहीं है, गोल ओरिएंटेड है। और इसका फोकस कहां रहता है? फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपका ऑब्जेक्टिव है कि 90% प्लस मार्क्स आपको लाना है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आप बात करेंगे, मैं मार्कर ले लेता हूं फटाफट से। आप बात करेंगे, गिवन है, इसमें कहा गया है कि आपका ऑब्जेक्टिव 90% प्लस मार्क्स है। उसके बाद प्राइमरी फंक्शन, यानी बात किया जाए, अगर आपको प्लानिंग की बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी काम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये होता है प्लानिंग जो होता है, ये होता है प्राइमरी फंक्शन। यानी सबसे पहले कोई भी, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप किसी बड़े शहर में एक आप शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो शॉपिंग मॉल खोलने से पहले, ये आपका बिजनेस है, लेकिन इससे पहले भी आपको क्या करना है? सबसे पहले इसके बारे में सोचना है ना, वही लिखा हुआ, यानी प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन यहां पर क्या हो गया? सोचना, यानी आपको प्लानिंग करना, मतलब योजना बनाना। तो कहा गया है कि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। इन सिम्टम्स को याद रखना, इन जो पॉइंट्स को मैं बता रहा हूं याद रखना, इसी पर केस स्टडी आपको करनी है। आगे गिवन है, कहा जा रहा है ऑल परवेसिव,
इसका मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो, ऑर्गेनाइजेशन बिग हो या स्मॉल हो, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। बस इसीलिए इसे ऑल परवेसिव कहा जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्कूल छोटा है या स्कूल बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस छोटा है या बिजनेस बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया में हैं या अमेरिका में हैं। जहां भी होंगे सबसे पहले आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए कहा गया है कि प्लानिंग जो है वो ऑल परवेसिव है। अगला पॉइंट है, कहा गया है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा, इसमें आप प्लानिंग में आप डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, ये भी शामिल होता है। जाहिर सी बात है, अगर आपने एक टारगेट को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग करी है तो आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा। अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है प्लानिंग का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो ये था आपका पॉइंट कौन सा, चौथा। और पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कहा गया प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, है ना। कहा गया प्लानिंग जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस भी है और मेंटल एक्सरसाइज है। मैंने आपको एग्जांपल में आपको देकर के समझाऊं, मैंने आप सभी से बताया है कि 4 PM यानी कि 4 बजे की रोज की ये क्लास है। आप एक प्लानिंग कर लीजिए कि 4 बजे आपको आना है। यानी आप में से जो भी इसको प्लानिंग नहीं करता है और वो 4:15 पर यहाँ पहुँच रहा है या पहुँच ही नहीं पा रहा है किसी वजह से, तो कहा गया कि वो मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो खुद ही मेंटल है, उसके पास दिमाग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। वही लोग इस प्रोसेस को कर सकते हैं, प्लानिंग वही कर सकते हैं जो बुद्धिमान हो। यानी आप में से जितने लोग भी, अब एग्जाम जो आपका करीब आ गया है, बिल्कुल जो 9 जुलाई को जिनको एग्जाम देना है बिल्कुल करीब आ गया, अभी तक अगर आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं करी है और प्रॉपर क्लासेस नहीं देख रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं, आप ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और आप उसके उल्टे हैं। यानी आपके पास है ही नहीं वो कैपेबिलिटी, है ही नहीं वो सोचने की क्षमता कि आप प्लानिंग करें। उसके बाद गिवन है और मेंटल एक्सरसाइज आप नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस, याद रखिएगा प्लानिंग जो होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक बार आपने टारगेट बना लिया, देखिए प्लानिंग यहाँ पर आपको बताया जाएगा, स्टैंडिंग प्लान और उसके साथ एक प्लान होगा जिसको आपको सब बताया जाएगा। एकदम आप इसके लिए बेफिक्र रहें। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब आप समझें, कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये समझे कि प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होती है। आज आपका प्लान है कि क्लास 12th आपको अच्छे नंबर से मार्क्स से पास करना है, लेकिन कल को आपका ये टारगेट हो जाएगा कि हमें ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आगे टारगेट कुछ डिजाइनिंग वगैरह का कोर्स जो भी है। मतलब प्लानिंग आपकी जिंदगी भर चलता रहेगा। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक स्कूल में भी प्लानिंग का वही सीन होता है। प्लानिंग कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है, यानी हमेशा चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन चीजों को, इन सिम्टम्स को आपको एग्जैक्टली दिमाग में रखना है, कॉपी पर नोट करना है, वरना आपसे केस स्टडी नहीं होने वाला है। और अगर आपसे केस स्टडीज नहीं होने वाला है, इसका मतलब आपने बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ा है। और आप एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि आपके मार्क्स सिर्फ कम आए, आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें और ध्यान से पूरे क्लास को देखें विथ फुल एनर्जी। अगर आपने क्लास सही से नहीं देखा तो गारंटीड आप केस स्टडीज नहीं कर पाएंगे। आगे गिवन है, कहा गया आपको ये फ्यूचरिस्टिक, देखिए इन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इनको लिख लीजिए और अपने शब्दों में फिर आप अपनी नोट्स में भी लिखिए ताकि आप उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। फ्यूचरिस्टिक का मतलब बताएं भाई, जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, अभी मैंने कुछ सोचा तो वो प्लानिंग हो गई, लेकिन हमें करना कब है, उसको फ्यूचर में करना है। मैंने अभी सोच लिया, आपने अभी सोच लिया कि मुझे 90% प्लस मार्क्स लाना है, लेकिन 90% प्लस मार्क्स लाना कब है, वो फ्यूचर में लाना है, वो अभी नहीं, राइट नाउ नहीं लाना है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि प्लानिंग जो है दैट इज फ्यूचरिस्टिक। क्या है वो? प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। इन सभी सिम्टम्स को, इन सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पे लिखते रहो। अभी तुरंत केस स्टडीज जब होंगी इस क्लास के तुरंत खत्म होने के बाद, तो इसी केस स्टडीज को आप सॉल्व कर पाओगे इन्हीं पॉइंट्स की मदद से जो आप अपनी कॉपी पर अभी लिख रहे होगे। आइए गिवन है, कहा गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस, क्या महत्व है। सबसे पहला, प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्शन। कहा जा रहा है जो काम आपको करना है इससे आपको डायरेक्शन यानी पथ प्रदर्शन आपको मिल जाता है, आपको गाइड मिल जाता है, पता चल जाता है कि डायरेक्शन किस दिशा में आपको जाना है। मैंने आपसे कहा, आप में से कईयों के पास ऐसा प्लान होगा कि हमें एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे लाने हैं, 90% प्लस मार्क्स लाने हैं। तो जिनके पास प्लानिंग होगी उनको डायरेक्शन मिल गया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है। डेली हमें 5 आवर्स
या फिर 6 आवर्स पढ़ना है, उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, यूट्यूब से आकर के चैनल को मेरे पढ़ना है, और सब तमाम चीज़ें उसने सोच लिया होगा। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक इस चीज़ को सोचा नहीं होगा और उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होगा, ना कोई डायरेक्शन होगा। कभी उठे क्लास देख लिए, कभी नहीं देखे, और कभी कॉपी बना लिए, कभी कॉपी नहीं बनाए। क्या कोई टीचर कुछ कह रहा है, समझा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे बेवकूफ़ हैं वैसे हमेशा रहेंगे। यानी मतलब क्या कहने का आया कि आपको जो बता रहा है कि आप डायरेक्शन यानी कि प्रोवाइड डायरेक्शन टू एक्शन, यानी अगर आपने प्लानिंग बना लिया है तो आपके काम को, आपके वर्क को डायरेक्शन मिल गया है और आप उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी आप सही से पढ़ना शुरू कर चुके हैं ताकि आपका 90% प्लस मार्क्स का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। गिवन है सेकेंड वाला, रिवार्ड्स टू द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी माफ कीजिएगा, ये है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। कह रहे हैं रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। व्हाट डज इट मीन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? कहा जा रहा है अनसर्टेनिटी का मतलब, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको ही बता देता हूं ये चीज़ें आपके स्कूल पर रख करके ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। आपने प्लान किया था 90% प्लस का, अब आपको पता है कि 90% प्लस या उसके आसपास कुछ कम कुछ ज़्यादा रहेगा, यानी अनिश्चितता नहीं। ऐसा नहीं है कि सडन आप फेल हो गए। अगर आपके पास प्लानिंग होगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप फेल हो जाएं। लेकिन जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं होगी उनके पास अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता बहुत ज़्यादा रहेगी। उनका कभी भी कुछ भी हो सकता है, या तो वो बिल्कुल फेल हो सकते हैं, या तो उनके साथ क्या सीन क्रिएट हो सकता है, उनके साथ उनका कंपार्टमेंट का इशू हो सकता है, या फिर उनको बिल्कुल बुरी तरह से वो फेल हो सकते हैं। लेकिन बात करें जिनके पास प्लान है, जिन्होंने पढ़ाई की है, प्लान के अकॉर्डिंग वो पढ़ते रहे हैं, उनका इस बात की जो अनिश्चितता है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है यानी जो एक बात है कि जिसमें कोई बात निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है, उसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। आपको पता होगा कि हाँ मेरे 90 हैं तो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स आएंगे। उसके बाद मैं बात करूं, नेक्स्ट होगा फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा डिसीजन मेकिंग को आपकी फैसिलिटेट करता है प्लानिंग। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो प्लानिंग आपकी उसमें मदद करता है। अगर आपके पास कोई प्लान है तो डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत इजी पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। गिवन है फोर्थ पॉइंट जिसमें लिखा है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। याद रखिएगा हमेशा जो प्लानिंग होता है वो आपके इनोवेटिव आइडियाज जो होते हैं उन्हें प्रमोट करने का काम करता है। अब इनोवेटिव आइडियाज क्या होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको ये चीज़ पढ़ाई है, जिसमें एक केस स्टडी में हम लोग पढ़ रहे थे कि एक बंदा अपने इनोवेटिव आइडियाज से गार्बेज से बनने वाले फ्यूल से कार जो चलती है उसको वो बनाया था। तो बात करेंगे यहाँ पर गिवन है कि हम इनोवेटिव आइडियाज प्लानिंग की मदद से पा जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट होगा रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। याद रखिएगा वो एक्टिविटीज जो वेस्टफुल हैं उन्हें रिड्यूस करने का काम करता है, यानी उन चीज़ों को नहीं लाता है जो वेस्टफुल हैं, यानी रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज है। मैंने आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, जो कि करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बावजूद हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है पता नहीं होता, हमारे पास कोई प्लान नहीं होता है। अब देखिए वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या है। सपोज कर लीजिए आपका एग्जाम है, आप नेटफ्लिक्स पर जाकर के मूवीज़ देख रहे हैं, आप अलग अलग तरह के शो एंजॉय कर रहे हैं, ये है वेस्टफुल एक्टिविटीज़। यानी आपका टारगेट कुछ और है, गोल कुछ और है, लेकिन आप फालतू की चीज़ें कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका एग्जाम आ गया है, उसके बावजूद तो ये वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ प्लान, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाएंगी। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट होगा, कहा जा रहा है कि आपको बताया गया एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोलिंग के लिए आप एस्टैब्लिश करते हो क्या चीज़, कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड्स, यानी नॉर्म्स बना देते हो कि आपको पता हो जाता है। जब आपने एक प्लान कर लिया कि मुझे 5 घंटे 5 आवर्स पढ़ने हैं, तो आपने एक प्लान कर लिया है। तो जब प्लान कर लिया तो आपको पता हो गया कि हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड हमारे पास हो गया है किस चीज़ का, कंट्रोलिंग। हम खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे। अगर हमने 5 आवर्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो हम जो है वो पढ़ेंगे बजाय इसके कि कोई और काम करे। यानी जो नेटफ्लिक्स बंदा देख रहा है, जो नेटफ्लिक्स पर मूवी में बिल्कुल लगा हुआ है, जो सिनेमा देखने जा रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है और जो तमाम तरह की फालतू एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको जब प्लान उसके पास रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास एक स्टैंडर्ड रहेगा। वो उस काम को नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको 5 आवर्स पढ़ने हैं या 6 आवर्स पढ़ने हैं।
तो आप अपने ऊपर कंट्रोल करेगा, वो गेम खेलने दोस्तों के साथ नहीं जाएगा, वो किसी भी तरह का मूवी नहीं देखेगा। तो ये सीन था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सबसे पहले आपने फीचर्स देखे और उसके बाद इंपॉर्टेंस देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये कुछ सिम्टम्स थे इसमें गिवन थे जिसके ऊपर हम केस स्टडी करेंगे, तो बहुत ध्यान से नोट भी करते रहना और इसी पे हम केस स्टडी करेंगे भी। लेकिन उसके पहले भी हम देख लेते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देख लिया है कि प्लानिंग क्या होती है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हमें ज़रूरत है कि हम जान लें कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी तमाम फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, उन्हें भी हमें देख लेना चाहिए। और इन लिमिटेशंस को बताने के बाद, इन लिमिटेशन से भी अच्छी खासी केस स्टडीज़ बनती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस को, ताकि आप आने वाली जो केस स्टडीज़ क्लास में है वो आप सॉल्व कर सकें। तो बात करेंगे सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, क्या सीमाएं हैं, आइए जानते हैं। गिवन है, सबसे पहले कहा गया है इंटरनल लिमिटेशन। सबसे पहली बात जानिए कि लिमिटेशंस दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बात करें इंटरनल में, तो इंटरनल में सबसे पहली जो आपकी लिमिटेशन होती है दैट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। मैं हर एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता रहूँगा और इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई फर्म है, उसने प्लान कर लिया कि उसको इस बार में 10 यूनिट अपनी जो है 1 महीने के अंदर बेचनी है। लेकिन वहाँ पर एक वक्त ऐसा आया जब बहुत ही बूम पीरियड चल रहा था, उस दौरान उसको चाहता तो वो 20 यूनिट्स अपने जो भी उसके पास सामान है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 1 यूनिट में 1000 कोई प्रोडक्ट है उनका वो आता है, एक बूम पीरियड चल रहा था, उस दौरान वो 20 यूनिट्स भी अपनी बेच सकते थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने प्लानिंग किया था सिर्फ 10 यूनिट बेचने का, इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन भी सिर्फ 10 यूनिट किया था, जिसकी वजह से उनका 10 यूनिट का नुकसान हो जाता है। इसको कहते हैं रिजिडिटी। यानी यहाँ पर रिजिडिटी ये थी, सख्ती ये थी कि प्लान करके बैठे थे, बस इतना ही बेचना है। अब उनको बेचना था 1 महीने में, 10 दिन में ही उनका जो सारा गुड्स था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उन्होंने प्लानिंग को छोड़ दिया होता और प्रोडक्शन करके बेच लेते तो उनका काम आगे बढ़ जाता और 20 दिन में वो और अच्छा खासा अपना गुड्स जो है वो बेच सकते थे। लेकिन चूंकि उनका प्लान था कि हम सिर्फ 10 यूनिट ही बेचेंगे, इसलिए वो नहीं बेच पाए। ये एक सीमा है, लिमिटेशन है। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। याद रखिए, अगर आपका इन्वायरमेंट डायनामिक हो गया है तो इसमें आपका काम नहीं होता है। अगर आप प्लानिंग, मैंने एक एग्जांपल दिया था नोकिया का, हो सकता है उनके पास एक प्लानिंग रही हो जिसमें उन्होंने ये सोच लिया हो कि हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कोई भी कंडीशन आ जाए हमें किसी भी हाल में नहीं अडॉप्ट करना है एंड्रॉयड वाली पॉलिसी को, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो गया। वो डायनामिक इन्वायरमेंट क्या था आपका उस वक्त का कि उनको अडॉप्ट करना चाहिए था, डायनामिक यानी चेंजेस जो हो रहे थे उसको अडॉप्ट करना चाहिए था, उनको तुरंत का तुरंत अपना एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के आना चाहिए था, लेकिन वो डायनामिक नहीं थे। उन्होंने अपनी जो प्लानिंग करी हुई थी पहले से उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहते थे, जिसकी वजह से उनको मार्केट से बाहर होना पड़ा। केस स्टडीज़ भी इस पर पूछा जाएगा। उसके बाद गिवन है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। इस पर मैं एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पर केस स्टडीज़ किस तरह से बन सकती है। सपोज कर लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, आपसे कहा गया कि आपको एक दिन के अंदर, कम से कम 1 हफ्ते तक, एक दिन के अंदर 10 कंप्यूटर जो है वो असेंबल करके देना है। आपके पास कुछ ऐसा आइडिया था जिसकी वजह से, ऐसी क्रिएटिविटी थी जिसकी वजह से आप एक दिन में 10 कंप्यूटर के बजाय एक दिन में 20 कंप्यूटर आप जो है वो कर सकते थे असेंबल। लेकिन आपसे कहा गया कि नहीं, हम प्लानिंग बना करके चले हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाइए और आप जो है 20 मत करिए, आप सिर्फ 10 ही करिए। तो कहा गया है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको क्या होगी, वो देखिए क्रिएटिविटी के बारे में कहा गया है कि वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। उसके बाद गिवन है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। याद रखिएगा, प्लानिंग कभी करने में आप देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तब तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, मिसाल के तौर पर आप मुकेश अंबानी का जियो कंपनी ले सकते हैं, जिस पर अगर वो कोई प्लानिंग करते हैं तो उनमें बहुत कॉस्ट आती है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह जा नहीं सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर कोई बहुत बड़ा अरबों का प्रोजेक्ट है तो उसमें लोग आएंगे तो तकरीबन करोड़ों उनका खर्च हो जाएगा पूरे देश में अपने लोगों से बात करने में, और इस तरह से कहा गया कि प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट होती है। उसके बाद गिवन है नेक्स्ट पॉइंट है, कहा जा रहा है कि प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। याद रखिए, ना सिर्फ इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं बल्कि टाइम भी कंज्यूम होता है।
एक प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई छोटे मोटे प्लान की बात नहीं हो रही है। अगर छोटा मोटा प्लान हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर प्लान बड़ा हो तो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत समय लग जाता है, क्योंकि जिस जगह पर आप मिलियन ट्रिलियन डॉलर लगा रहे हैं, रुपए लगा रहे हैं, उसमें क्या सीन क्रिएट होगा अगर आप वो गलत डिसीजन ले लें। इसलिए प्लानिंग आप करते हैं पूरी, तो प्लानिंग करते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। और ये किस तरह की लिमिटेशन है? ये इंटरनल लिमिटेशन है। उसके बाद गिवन है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इट डजंट मीन कि आपने प्लानिंग कर लिया है कि आपको 90% मार्क्स लाने हैं तो आपका 90% मार्क्स आ ही जाएगा। बिल्कुल आप मिसअंडरस्टैंडिंग में हैं, आप गलतफहमी में हैं। आप जानिए प्लानिंग सिर्फ कर लेना ही गारंटी नहीं होती है, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, प्लानिंग के ऊपर काम करना ही गारंटी होती है। तो अगर आप ये सोच करके बैठ गए कि हमने तो प्लानिंग कर ली, सर ने बताया हमने प्लानिंग कर ली कि 90% प्लस मार्क्स लाना है, तो इट डजंट मीन कि आपकी गारंटी हो गई सक्सेस की। आपको प्लानिंग इम्प्लीमेंट भी करनी पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये आपको मैंने बताया, ये कुछ इंटरनल लिमिटेशंस थी प्लानिंग की। उसके बाद बात करेंगे एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होती है प्लानिंग की। अगर हम एक्सटर्नल लिमिटेशन की बात करें तो इसमें आता है अनफोर्सीन इवेंट्स। अगर मैं अनफोर्सीन इवेंट्स की बात करूं तो कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मिसाल के तौर पर आज के दौर में देख लीजिए, कोरोना को देख लीजिए आप। कोरोना जो कोविड-19 आपका है, मैं क्या बोलूँ मेरे समझ में नहीं आता है। कोरोना जो ये कोविड-19 चाइना वालों का है, जो भी आप कह लीजिए, इसमें क्या सीन है? ये अनफोर्सीन इवेंट्स है। क्या आप जानते थे कि आपके बिजनेस में कितने लॉस हो रहे हैं? ये होंगे कोरोना की वजह से। क्या आपको पता था? नहीं, ये अनफोर्सीन थे, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है कोरोना जो है कोविड-19, जिससे आप समझ सकते कि ये अनफोर्सीन इवेंट है जिनके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं था। पूरी एनर्जी के साथ क्लास देखते रहना, वरना केस स्टडी तुम कर नहीं पाओगे। बहुत ध्यान से मैं कह रहा हूं कि आप पूरी क्लास को एनर्जी के साथ देखना, लास्ट तक वीडियो के बने रहना, वरना तुम्हारा जो अभी तक पढ़ा है सब खराब हो जाएगा। सुनना मेरी बात को। गिवन है कहा जा रहा है अनफोर्सीन इवेंट्स, इसमें मैंने आपको बता दिया ये कोविड-19 बिल्कुल अनफोर्सीन इवेंट था। इसके बारे में, इसकी वजह से जितना बिजनेस में लॉस हो रहा है, इसके बारे में आपको पता नहीं था। ये एक्सटर्नल एक तरह का जो है वो लिमिटेशन में माना जाता है, यानी आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। अनफोर्सीन इवेंट्स ने आपका काफी नुकसान कर दिया। कोई भी प्लानिंग आपकी चली नहीं, चाहे वो ईद पे आपने कुछ बेचने के लिए प्लानिंग की थी या कोई भी प्लानिंग आपने की थी। उसके बाद बात करते हैं, कहा जा रहा है पॉलिटिकल आउटलुक। आप पॉलिटिकल के आउटलुक के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, आपको पिछले चैप्टर में भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पढ़ाया गया है कि क्या सीन क्रिएट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें वो अपना हस्तक्षेप भी करते हैं, तो उससे भी आपके बिजनेस में आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। अगर उन्होंने कह दिया है, आपसे सपोज कर लिया है, उन्होंने आपसे कहा है, आपने बहुत सारी मैगी बना ली, मैगी की कंपनी जो नेस्ले थी जिसने बनाया था और फिर से बनना शुरू हो गई है, तो क्या उनकी प्लानिंग कुछ चल पाई थी जब एक बार काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उनके प्रोडक्ट को? तो आप बिजनेस कितना अच्छा प्लानिंग आप कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सरकार उसमें कुछ हस्तक्षेप कर रही है तो वहाँ पर इश्यूज पैदा हो सकते हैं। ये एक्सटर्नल लिमिटेशंस हैं। दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा आप देखेंगे इन्वायरमेंटल चेंजेस। इसके बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अभी पिछला चैप्टर इन्वायरमेंटल चेंजेस पे आपने पढ़ा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इसमें कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है उसमें इशू आ सकता है, यानी इनकी बात हो रही है। उसके बाद बात हो रही है, कहा जा रहा है कंपटीटर्स स्ट्रेटेजी। अब एक चीज आप जानिए, आपका जो कंपटीटर है वो क्या कर लेगा, इस पर बेहतरीन एग्जांपल मैं मोबाइल नेटवर्किंग कंपनीज का दूंगा। देखो, जब पहले की बात थी तो मुझे खुद का याद है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, अगर एयरटेल की बात करूं, मैं आइडिया की बात करूं, तो एक वक्त में इसके जो डाटा थे वो इतने महंगे हुआ करते थे। इवन मैं भी ऐसा करता था, इसमें छुपाने की बात नहीं है, कि फटाफट से जो है नेट ऑन किया और मैसेजेस देखे, उसके जवाब किया और नेट बंद कर दिया। इतना महंगा हुआ करता था। एयरटेल, आइडिया, ये सारी चीज़ें थी तो काफ़ी कॉस्टली हुआ करती थी और इन्हें 1 GB में भी बहुत सारे इश्यूज आते थे। आप जो है घर पे पैसे नहीं मिलते थे, पॉकेट मनी से होना होता था, तो बहुत सारे इश्यूज आते थे। तो मतलब क्या आया, जियो आया उनका कंप्यूटर। जियो ने सबको बिल्कुल धाराशायी कर दिया। कैसे? अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से। कंप्यूटर स्ट्रेटेजी, यानी उनके सामने सब फेल हो गए और फाइनली उनको झुकना पड़ा। जैसे जैसे ये पॉलिसीज लाते गए वैसे वैसे उनके पीछे पीछे इनको चलना पड़ा, और अगर वो समय के साथ न बदलते, कंप्यूटर स्ट्रेटेजी को समझते नहीं, तो वो मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाते, जैसा कि कई कंपनियां मोबाइल की बाहर हुई भी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस। अब इस पर जो केस स्टडीज करने वाले हैं, अब
लाइव चैट में मैं भी एक्टिव हो जा रहा हूं, आप भी एक्टिव हो जाइए और फटाफट से मैं सिम्टम्स आपको केस स्टडीज के बताऊंगा और फटाफट आप मुझे जवाब देंगे कि सर यहां पर इस लिमिटेशन की बात कर रहे हैं या यहां पर इस फीचर की बात कर रहे हैं, यहां पर एक्सटर्नल लिमिटेशन की, यहां पर इस इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप एक तरह से आप क्लास करते साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाता है कि आपने वाकई ध्यान से पढ़ा है कि नहीं। अगर आप जवाब दे पा रहे हैं सिम्टम्स पकड़ के तब तो आपने ध्यान से पढ़ा है, और अगर आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। तो आइए केस स्टडीज को देख। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें तो अब आपका बिल्कुल टेस्ट शुरू हो चुका है। इस टेस्ट में आपको अभी पता चल जाएगा, जिन्होंने मुझे लाइव चैट में जो प्रॉपर जवाब देंगे, आंसर्स देंगे, उनका तो सही है, उन्होंने क्लास देखी है, और जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं उनको ज़रूरत है कि 2-3 बार और प्ले करके बाद में देख लें। तो बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को, इस केस स्टडी को शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, फटाफट से सारे लोग लाइव चैट में एक्टिव हो जाइए, क्योंकि एक्टिव नहीं रहेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना शुरू करेंगे, इधर मैंने सिम्टम्स बोला नहीं, आप मुझे फटाफट जवाब देना शुरू करेंगे और फिर जब मैं बताऊंगा उसको उससे मैच भी करेंगे। तो बात करेंगे, गिवन है, लिखा हुआ है, अभी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेडशीट्स एंड कर्टन्स। ये लिखा हुआ है अभी, मैं इसको कर देता हूं अंशु पांडे, है ना। अंशु पांडे एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, मैंने देखा है हमेशा क्लास में वो एक्टिव रहता है, टाइम से लाइव आता है, टाइम से सारे क्लासेस को देखता है और ग्रुप में भी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको फटाफट से सॉल्व करके भेजता है। तो मैंने अभी का नाम बदल करके एक प्यारे से बच्चे का नाम ले लिया है जिसका नाम है अंशु पांडे। अंशु पांडे क्या करता है, स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेड शीट्स एंड कर्टन्स। अंशु पांडे का बिजनेस किस चीज का है, आज से आप लोग जान लीजिए कि अंशु सेन बेड शीट्स बनाता है और कर्टन्स यानी पर्दे बनाता है। तो बात करेंगे क्या हुआ है, कह रहे हैं although he is a good in planning, कहा जा रहा है हालांकि ये प्लानिंग करने में बहुत अच्छा है, अंशु जो है वो प्लानिंग करने में बहुत अच्छा है, लेकिन कहा गया बट परफॉर्मेंस ऑफ हिज बिजनेस इज ऑलवेज बिलो एवरेज एंड नॉट डज वेल। कहा जा रहा है हालांकि वो प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता है, कौन, अंशु सेन पांडे, एक बड़ा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, प्लानिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन कहा जा रहा है जो उसका बिजनेस है, बट परफॉर्मेंस ऑफ हिज बिजनेस इज ऑलवेज बिलो एवरेज एंड नॉट डज वेल, यानी उसकी परफॉर्मेंस जो बिजनेस की है वो बहुत ही अच्छी नहीं चल रही है। तो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो अब आगे देखेंगे। अभी तक हमने ये सीखा कि अंशु है, अंशु बेडशीट का और पर्दों का बिजनेस करता है, यानी कर्टन्स का बिजनेस करता है। हालांकि वो प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आगे सीन क्रिएट हुआ, कह रहे हैं ही एनालाइज्ड हिज प्रॉब्लम, उसने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया यानी पता किया, उसका विश्लेषण किया। तो क्या निकला, कह रहे हैं एंड नोटिस, और उसने नोटिस किया सम फैक्ट्स अबाउट हिज बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के बारे में कुछ फैक्ट्स को नोटिस किया है। कहा जा रहा है वंस द प्लान इज मेड मैनेजर्स फॉलो देम ब्लाइंडली। अब मैं अभी तक मुझे कोई सिम्टम नहीं नजर आया था, लेकिन एक सिम्टम मुझे नजर आ गया है और अब लाइव चैट में आपको जवाब देना है। अगर आप प्रॉपर जवाब दे पा रहे हैं तब तो आपने क्लास देखी है, अदरवाइज आपने क्लास देखी ही नहीं। मैनेजर, पहला सिम्टम नजर आ गया, कह रहे हैं मैनेजर्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं देम ब्लाइंडली, यानी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्लान एक बार बन गया तो बस उसी को फॉलो करते चले जाना है, चाहे जितनी अच्छी कंडीशन आ जाए। तो यहां पर कौन सी लिमिटेशन की बात हो रही है ये आप मुझे लाइव चैट में बताएंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहला सिम्टम नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है, कह रहे एम्प्लॉइज आर ओनली कैरिंग आउट ऑर्डर्स, जो एम्प्लॉइज है सिर्फ कैरिंग आउट ऑर्डर्स कर रहे हैं एंड नॉट शोइंग इनिशिएटिव शो नहीं कर रहे हैं। ये आपका सेकंड सिम्टम। अब आपको मुझे फटाफट से लाइव चैट में जवाब देना है। पहला, मैनेजर्स ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, दूसरा क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने शायद खुद ही कुछ जवाब दिया है, समझने वाले समझे होंगे, नहीं जिनको समझना है वो अब भी नहीं समझे होंगे। क्या कह रहे हैं, शोइंग इनिशिएटिव, क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्स हैं ये कैरिंग आउट कर रहे हैं एंड नॉट शोइंग इनिशिएटिव, कोई भी इनिशिएटिव शो नहीं करते हैं। संजय हिज मैनेजर, संजय जो है 2 सिम्टम्स मैंने बताए हैं, संजय इनका मैनेजर है, हैज अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान।
अब ये तीसरा सिम्टम नजर आ गया, ये चाहते ही नहीं है कि कोई नई चीज प्लान किया जाए, बस ये वही प्लान को इंप्लीमेंट कर दे रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है। ये मैंने आपको बना दिया, तीसरा सिम्टम बता दिया मैंने। तो अब यहां पर क्या सीन क्रिएट हो रहा है ये आप मुझे बताएंगे लाइव चैट में फटाफट से। अब आप, चूंकि जिसके भी सवाल सही आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या सीन क्रिएट हो रहा है कहां पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लाइंडली, जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए क्वेश्चन में पूछा भी क्या ये भी समझ लीजिए। कहा गया आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच आर रिफर्ड हियर। कहा जा रहा है कि पहचानिए कि कौन सी लिमिटेशंस है प्लानिंग की जो यहां पर रिफर हुई हैं। तो इसको मैं बता दूं आपको एक एक सिम्टम्स के साथ साथ। सबसे पहले गिवन था जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, यहां पर आपको मैंने बताया था लिमिटेशन में प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, यानी प्लानिंग जो है वो क्या करती है, रिजिडिटी को लाती है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा मैंने आपको बताया था नॉट शोइंग एनी इनिशिएटिव। तो जब कोई इनिशिएटिव नहीं शो कर रहे हैं इसका मतलब है रिड्यूस करती है किस चीज को, प्लानिंग रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी को। और मैं आपको तीसरा लेकर के चलूं तो तीसरा गिवन था यहां पर कि मैनेजर जो है वो क्या चाहता है, जो पहले से ऑलरेडी टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान है सिर्फ उन्हें ही इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो इस सिम्टम में देखेंगे किसका किसका सही हो रहा है। इस सिम्टम में कहा गया इसका मतलब ये है कि मैनेजर को पता है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी, जब प्लानिंग की गारंटी ही नहीं है तो हम क्यों रिस्क लेने जाए प्लानिंग का, उसका मैनेजर का ऐसा सोचना है गारंटी ही नहीं है तो हम क्यों जाए, हम पुराना प्लान इंप्लीमेंट कर देते। इसका मतलब ये समझ में आया कि तीन हमें लिमिटेशंस नजर आई प्लानिंग की, और उसमें सबसे पहले हमें ये नजर आया कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, और दूसरा ये समझ में आया प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, और तीसरा समझ में आया आपको कि प्लानिंग जो है डज नॉट गारंटी सक्सेस। तो ये केस स्टडी, इसके बाद एक और प्यारा सा केस स्टडी देखेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे अगर आपको वाकई इस क्लास से कुछ हासिल करना है। तो आइए एक और प्यारा सा केस स्टडी देखते हैं, और लाइव चैट बिल्कुल ऑन है, आपको लाइव चैट में फटाफट से जवाब देना है क्योंकि मैंने पूरा क्लास आपको बता दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्लास का सबसे आखिरी केस स्टडी मैं करने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं लाइव चैट में बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको रहने की ज़रूरत है, और फटाफट से मुझे आपको जवाब देना है। आपका तुरंत क्लास और तुरंत टेस्ट, कितने मज़े की बात है ये, तुरंत आपका चेक हो जा रहा है कि क्या सीन क्रिएट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बहुत इजी वे में। इस केस स्टडी को मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा, वहाँ लाइव चैट में आप मुझे फटाफट से जवाब देना शुरू करेंगे। तो जिसका जवाब सबसे पहले आता है, मेरे बोलने से पहले आता है, वो समझ लीजिए कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। तो बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो आप इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ये केस स्टडी ये ऑलरेडी बोर्ड में आया हुआ है, और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में फेस करने हैं। कैरेक्टर बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ केस स्टडीज़ एज इट इज़ रहेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन है इस केस स्टडी में, लिखा हुआ है राहुल, है ना, राहुल है, अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स। कहा जा रहा है राहुल नाम का एक बंदा है, उसको क्या कहा गया है, एक टारगेट मिला है कि आपको असेंबल करना है कम से कम 2 कंप्यूटर्स ना, 2 कंप्यूटर आपको असेंबल करना है पर डे, ठीक है ना। आप कंसीडर कर लीजिए कि मैं राहुल हूं, आप खुद राहुल हैं, आपको एक टारगेट मिल गया कि आपको एक दिन में 2 कंप्यूटर असेंबल करने हैं, यानी बना के प्रिपेयर करने हैं। तो कहा गया ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ डूइंग थिंग डिफरेंटली, लेकिन तुम जो है हर काम को डिफरेंटली करने की तुम्हारी आदत है, अलग तरह से कुछ करना चाहते हो, तो तुमने क्या किया है, कह रहे हैं हैबिट ऑफ डूइंग थिंग डिफरेंटली, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विच वुड नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग टाइम ऑफ कंप्यूटर, जिससे ना कंप्यूटर को सिर्फ बनाने में टाइम कम लगेगा, रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि कह रहे हैं बट
ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोले कि भैया राहुल के दिमाग में, आप राहुल हो, आपके दिमाग में ये आया कि आपसे कहा गया कि आपको 2 कंप्यूटर एक दिन में असेंबल करने हैं, लेकिन आपने अपना दिमाग लगाया और कहा कि भाई ऐसा है, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे ना सिर्फ टाइम कम लगेगा बल्कि कंप्यूटर की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। देखिए राहुल के साथ क्या हुआ, कह रहे हैं बट इंस्टीड ऑफ अप्रिसिएटिंग हिज आइडिया हिज सुपरवाइजर। बोले बजाय कि उसकी तारीफ करे जो उसका सुपरवाइजर था, उसने क्या किया, कह रहे हैं सुपरवाइजर ने स्कोल्डेड हिम, डांटा राहुल को। बोले ऐसा है कि तुम कैसी बात करते हो, बिल्कुल गलत चीज तुम कह रहे हो, तुम्हें एक दिन के पहले नहीं पूरा करना है और ना ही कॉस्ट कम लानी है, कॉस्ट वही होनी चाहिए। अच्छा, इनको डांट रहा है अच्छे काम के लिए भी, तो देखो जब डांट रहा है तब अभी मैं बताता हूं, and asked him to complete work as per prescribed techniques। कहा गया कि ऐसा है, तुम प्रिस्क्राइब टेक्निक जो है उसको, उसी पर तुम्हें काम करना है और आपको कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग मत लगाइए। अब मैं एक चीज बताता चलूं आपको, फिर इनसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग स्टार्टेड हेयर या फिर स्टेटेड हेयर। तो गिवन है, आपको मैं बता दूं इसमें क्या कहा गया है। जैसे ही आपको बताया ना कि यहां पर एक सिम्टम आ गया था, विच वुड, यहां पर लिखा था ओनली रिड्यूस, कह रहे कि स्ट्रक एक आइडिया स्ट्रक हिम विच वुड नॉट ओनली रिड्यूस द असेंबलिंग ऑफ टाइम कंप्यूटर। ठीक है, रिड्यूस हो रहा है असेंबलिंग ऑफ टाइम ऑफ कंप्यूटर, बल्कि और क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो रही है प्रोडक्शन की, है ना। तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, ये दोनों जो है वो क्या है, उसकी किस वजह से, किस उसकी अनोखी कला की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसको कि मैनेजर ने मना कर दिया, सुपरवाइजर ने, कि आपको नहीं करना है। लाइव चैट में आपने क्या क्या जवाब दिए, अब आपको मैच करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो लिमिटेशन की बात हुई है वो कहा गया है कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी की मदद से, क्रिएटिविटी दिखा करके चाहता ये था कि कंप्यूटर की कॉस्ट कम आए और साथ ही साथ कंप्यूटर की ना सिर्फ कॉस्ट कम आए, साथ ही साथ उसका समय भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। लेकिन चूंकि प्लानिंग की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, उसके सुपरवाइजर ने उसको डांट दिया, स्कोल्डेड हिम ना, और उससे कहा कि नहीं, जो जो कहा गया है तुमसे बस वही करो, अपने मन से कुछ मत करना। तो ये एक लाजवाब केस स्टडी थी, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ये क्लास आपको कैसा लगा। आज की ये लास्ट केस स्टडी थी, आपको ये क्लास कैसा लगा, आपको फटाफट से मुझे लाइव चैट में आपने मुझसे बात की, जवाब दिया, वो बहुत सही बात। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा लाइव चैट बाद में चलता नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है, वो सेम टाइम काम का है, उसके बाद काम का नहीं है। यानी तुम में से जितने बच्चे देख रहे हैं सबको कमेंट में लिख के जाना है कि क्लास अच्छी या खराब जो भी है लगी है, वो फीडबैक मुझे देना है। और तुम में से जितने बच्चे देख रहे हैं सबको वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, याद रखना, वीडियो को लाइक करके ही जाना है अगर वीडियो पसंद आया है। और अगली बात, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनको ज़रूरत है ये कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, लेटेस्ट जो उनके पास अपडेट्स होंगी, वो उसको मिस ना कर पाएँ और सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।